औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ रिसर्च टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूँ कि सिलेक्शन ऑफ द रिसर्च टॉपिक जो है वो किस तरह से आपने करना होता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने जो है मुझे मैसेजेस किए हैं कि रिसर्च टॉपिक की उन्हें समझ नहीं आ रही है कि किस तरह से सिलेक्ट करना है। बी ऑनर्स में भी ऑब्वियसली एक इंक्लूडेड है आपके जो डिग्री है उसमें कि आपने कोई ना कोई उसमें थीसिस लिख के या डिज़र्टेशन लिख के जमा करवानी है। तो इसी तरह से एमफिल्स में पीएचडीज़ में रिसर्च टॉपिक बहुत सारे स्टूडेंट्स जो एमफिल के स्टूडेंट्स भी आते थे तो वो आके मुझे यही कहते थे कि सर आप सजेस्ट कर दें, आप सजेस्ट कर दें। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के जवाब होता है सर आप बता दें कोई रिसर्च टॉपिक, तो हम उस पर काम कर लेंगे। इसी तरह बाकी टीचर्स जो मेरे कोलीग्स हैं, मैडम बुशरा हैं, दूसरे हैं, उनके पास भी जाके यही कहते हैं मैडम आप डिसाइड कर दें, आप बता दें। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थी स्टूडेंट्स के लिए। मैं चाह रहा था कि मैं उनके ऊपर फोकस कर लूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी सी चीज़ों की क्लियरली समझ आ जाए। मैंने हालांकि बहुत डिटेल्ड इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की मगर फिर भी बच्चे नहीं समझ पाए, तो मैंने कहा सोचा कि अलग से एक चैनल बना एक इस पर अलग से एक जो है मैं लेक्चर दे दूँ ताकि आप लोगों को ईजिली समझ आ जाए इसकी रिसर्च टॉपिक की कि किस तरह से आपने सेलेक्ट करना होता है। अब कुछ चीज़ें आपने जहन में रखनी है। पहली चीज़ तो ये कि देखें हर किसी की स्टडी डिफरेंट होगी। मैंने फॉर एग्जांपल विक्टोरियन लिटरेचर बहुत पढ़ा है, शेक्सपियरियन लिटरेचर पढ़ा है, जॉन मिल्टन को पढ़ा है, या रॉबर्ट फ्रॉस्ट वगैरह को अमेरिकन पोइट्स में से, अमेरिकन राइटर्स में से डिटेल्ड मैंने पढ़ा है। या उसके अलावा जो है थॉमस हार्डी वगैरह में विक्टोरियन लिटरेचर बहुत डिटेल्ड या मॉडर्न लिटरेचर को भी पढ़ा है। तो मेरी जो या उसके अलावा जो है आप देख लें कि मुख्तलिफ जो है लिटरेरी थेरी है, मुख्तलिफ चीज़ें मैंने पढ़ी। तो उसमें जो मेरी रिसर्च होगी वो उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड होगी जो मेरे इंटरेस्ट के टॉपिक्स हैं। गॉथिक लिटरेचर को जैसा मैंने पढ़ा है तो मैं गॉथिक पे काम करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपने ये डिसाइड करना है कि आपने किस फील्ड में जाके काम करना है, कौन से राइटर पे काम करना है, और कौन सी टेक्स्ट के ऊपर आपने काम करना है। तो सबसे पहली तो बात यह है कि जितना भी आपने आज तक लिटरेचर पढ़ा उसमें से सबसे पहले तो आप राइटर को सिलेक्ट करें या राइटर्स को सिलेक्ट करें कि कौन से राइटर्स पे आप काम करना चाह रहे हैं या कौन से पर्टिकुलर राइटर पे काम करना चाह रहे हैं। और राइटर को जब आप सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद ये अब सिलेक्शन किस तरह से होगी कि आपका सबसे पहले गौर करें, इसके लिए थोड़ा सा टाइम लें। ये ऐसा चीज़ नहीं है कि आप कहें कि जी मैं 10 मिनट में मैंने बता दिया कि जी ये तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है और ना ही आपको समझ आएगा और ना ही उसके लिए मीन्स कि वो कोई ऐसा टॉपिक होगा एक्स्ट्रॉर्डनरी जिसको आपका एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो सबसे पहली बात ये है कि उस पर पहले काम नहीं हुआ हुआ हो, उस पर ज़्यादा काम ना हुआ हुआ, अगर हुआ हुआ भी है तो उसकी डायमेंशंस डिफरेंट हों, तो आप तब जाके जो है उस पर काम कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा जस्टिफाई नहीं कर सकते आप रिसर्च टॉपिक को। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप का इंटरेस्ट की बात है, कई लोग जो है वो पाकिस्तानी लिटरेचर में काम करना चाहते हैं तो मैं उनको कह देता हूँ कि ये मेरी एरिया ऑफ इंटरेस्ट में नहीं आता है। आप जाके मैडम बुशरा से, सुहेल सईद साहब से या आप जो है वो डॉक्टर जुजा साहब से, आप किसी से बात कर लीजिए जाके कि वो आपको गाइड कर देंगे। मैं उस फील्ड में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरी वो स्टडी की उसमें वो नहीं आती है, बहुत डिटेल्ड मैंने उसको स्टडी नहीं किया है। तो मैं साफ बता देता हूँ। तो इस तरह से सिचुएशन यही है कि जो सुपरवाइज़र है वो चेक ज़रूर कर सकेगा आपका काम, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो। चेक ज़रूर कर लेगा, आपको सजेस्ट ज़रूर कर देगा। आपका वर्क पढ़ के, जो आपने थीसिस लिखा है, डिसर्टेशन लिखी है या आपने कोई आर्टिकल लिखा है, तो उसको पढ़ के आपको सजेस्ट ज़रूर कर देगा वो। मगर एक बंदा जिसने उस चीज़ के बारे में बहुत डिटेल्ड पढ़ रखा होगा तो वो आपको मुख्तलिफ बुक्स भी सजेस्ट करेगा कि फ़लाँ राइटर की फ़लाँ बुक में ये चीज़ें मौजूद हैं, जाकर उनको पढ़ लो। तो ये आपको एक एज हासिल हो जाता है अगर आप उसी सुपरवाइज़र के पास जाते हैं जो कि आपकी उस फील्ड से रिलेटेड काम कर चुका है या करवाना चाहता है। तो मेरा काम क्योंकि उस फील्ड में नहीं है तो मैं इसलिए पहले ही आप लोगों को बता देता हूँ कि आप जो है पाकिस्तानी लिटरेचर या साउथ एशियन लिटरेचर में आप लोग मेरे से कांटेक्ट नहीं कीजिए, आप जाके किसी और के पास चले जाएँ। हाँ, मैं मदद ज़रूर कर सकता हूँ, आपकी हेल्प ज़रूर कर सकता हूँ। जो जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि कॉमन होती हैं, जो कि यूनिवर्सल होती हैं, वो हर थीसिस में चलेंगी। मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो पर्टिकुलर हैं वो आपको आपका सुपरवाइज़र ही बताएगा। दूसरी चीज़, जब आपने सेलेक्ट कर लिया, एक राइटर को सिलेक्ट कर लिया, तो उसके बाद आपने उसकी कुछ बुक्स को सिलेक्ट करना है। जितनी बड़ी डिज़र्टेशन होगी, मसलन एमफिल की डिज़र्टेशन इंग्लैंड में जो है आपने तकरीबन 50,000 वर्ड्स लिखने होते हैं और पीएचडी की डिज़र्टेशन में आपने 80,000 वर्ड्स टू 1 लाख वर्ड्स आपने लिखने होते हैं, 100,000 वर्ड्स। तो
डिपेंड करता है कि आप अपनी आप जो डिसर्टेशन करने जा रहे हैं उसमें वर्ड्स कितने हैं। थोड़े वर्ड्स के लिए जिस तरह आप यहाँ पे आप जब करेंगे अपने थीसिस करेंगे बी ऑनर्स में, तो वहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा काम नहीं करना होता है, 10,000 वर्ड्स के इक्वल होगा। 10,000 वर्ड्स तो बहुत इजीली आप आराम से कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं होता अगर आपको काम करना सिखाया जाए। और साथ ही साथ ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पेंटिंग करते हुए देखें किसी को, और जब पेंटिंग खुद स्टार्ट करेंगे तो आपको तब पता लगेगा कि आप कितने काबिल हैं उसमें। चाहे आपने 1000 लोगों को बेस्ट दुनिया के पेंटर्स को पेंटिंग करते हुए देखा होगा, मगर जब आप खुद करने लगेंगे उसको तब आपको आइडिया होगा कि आपके अंदर क्या क्या खामियां हैं। और जब वो बंदा कोई हो सकता है कि आपको आपकी खामियों का पता उस वक्त तक ना लगे जब तक कि एक बंदा पॉइंट आउट नहीं करे कि यहाँ यहाँ आपने प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, यहाँ यहाँ आपके वर्क में खामियां मौजूद हैं, तब आप जाकर उन खामियों को रियलाइज़ करेंगे, अदरवाइज़ रियलाइज़ नहीं करते। तो यही चीज़ होती है कि जब आप रिसर्च सीखना चाहते हैं तो आपके लिए एक सुपरवाइज़र का होना लाजमी है, जो कि आपका काम बाकायदा देखे, उसमें से गलतियाँ पॉइंट आउट करे, प्रॉब्लम्स पॉइंट आउट करे, ताकि आप उनको दोबारा से जाएँ करेक्ट करें। और ये बंदा वही सीख सकता है जो वाकई करना चाहता है, उसके अलावा कोई नहीं सीख सकता। और सिखा भी वही सकता है जो कि ऑब्वियसली इंटरेस्ट ले, अदरवाइज़ कोई नहीं सिखा सकता इसको। आप बगैर इंटरेस्ट के ना सुपरवाइज़र के बगैर इंटरेस्ट के भी आप सीख सकते नहीं सीख सकते। इसी तरह से आप अपना भी इंटरेस्ट अगर आपका नहीं है या आप लूज़ कर देते हैं, मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, तब भी आप नहीं सीख सकेंगे। राइटर की सिलेक्शन के बाद आपने उस राइटर की जो बुक्स आपने जो जिन पे आपने काम करना है, चाहे आपने उनको पहले पढ़ा हुआ है, आप एक मरतबा दोबारा उनको जो है पढ़ेंगे, ताकि आपको, या अगर आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है, आपको चीज़ें याद हैं, तो फिर आप जो है उसको आगे चल सकते हैं। तो से फॉर एग्जांपल कि आप जो है जेन ऑस्टन पे काम करना चाहते हैं, तो अब या आप चार्ल्स डिकेंस पे काम करना चाहते हैं, तो उसमें क्या किस तरह से करेंगे आप कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप उसके कुछ नॉवेल्स उठा लेंगे, उन नॉवेल्स को आप डिटेल्ड पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें मेन मेन पॉइंट्स क्या हैं जिनके गिर्द स्टोरी घूम रही है। मतलब चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल्स में आपको क्राइम मिल रहा है, तो आप क्राइम के बारे में अगर लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल क्राइम एंड पनिशमेंट, से फॉर एग्जांपल, इस पे काम हो चुका होगा, मैं आपको एक जनरल एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि क्राइम एंड पनिशमेंट इन चार्ल्स डिकेंस नॉवेल्स। अब यहाँ पे ये क्राइम एंड पनिशमेंट क्योंकि हर नॉवल में उसके मौजूद है और उसके बेशुमार काफ़ी सारे नॉवेल्स हैं, तो आप फिर ये नहीं है कि सब पे आप करने बैठेंगे तो वो तो लाखों जो अल्फाज बन जाएंगे, आप इतना नहीं कर सकते। तो आपने स्पेसिफिक 2-3 पीएचडी में 3-4 नॉवेल्स 5 नॉवेल्स आपने सेलेक्ट करने हैं, या चार्ल्स डिकेंस के 8-10 नॉवेल्स आपने सेलेक्ट कर लेने हैं, उनके ऊपर आपने काम करना है। ये अब आपकी अपनी मर्जी होती है कि आप कितने नॉवेल्स को सिलेक्ट करें। इसी तरह से जो क्राइम के अलावा जो है उसमें रोल ऑफ फादर्स जो है या रोल ऑफ मैन है, उस पर आप काम कर सकते हैं। या आप से फॉर एग्जांपल चार्ल्स डिकेंस में चिल्ड्रन पे काम कर सकते हैं कि बच्चों की जो है बहुत बहुत ज़्यादा जो है उसके ऊपर डिपिक्शन बच्चों की बहुत ज़्यादा है, या उनके बारे में बहुत ज़्यादा बयान किया गया, तो आप चार्ल्स डिकेंस के बच्चों के बारे में बात कर सकते हैं। वैसे काम हो चुका होगा, मैं आपको जनरल एग्जांपल्स दे रहा हूँ। तो ये एक पॉसिबिलिटी होगी। दूसरा, अब एक डिफरेंट एस्पेक्ट, रिलीजियस एस्पेक्ट्स, रिलीजन इन चार्ल्स डिकेंस नॉवेल्स। तो रिलीजियस जो पॉइंट्स हैं या गॉड के बारे में जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स अबाउट गॉड इन चार्ल्स डिकेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ फेट इन चार्ल्स डिकेंस, या इसी तरह से एक जो मैंने पहले भी बताया था, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि रेलवेज इन चार्ल्स डिकेंस, एक लड़का उस पर पीएचडी कर रहा था, तो एक लड़की ने डेथ पैड पे काम किया था इंग्लैंड में। डेथ पैड जो है विक्टोरियन नॉवल, क्योंकि वो नर्स थी तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रही थी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ वेदर है, जिस तरह से फेयरवेल टू आर्म्स में जब जब बारिश होती है तो तबाही आती है, तो वो ये पॉइंट्स मैं पहले बता चुका हूँ, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता लग जाए, इनको डिटेल समझ लें। इसी तरह से आप जो है रिलीजियस एस्पेक्ट्स के बाद जो है आप फिर आ जाते हैं, अब उसमें देखते हैं कि जो नेगेटिव फोर्सेस हैं उनका क्या रोल है। पोर्ट्रेल किसी का किया गया है, औरतों का पोर्ट्रेल किया गया है, तो विमेन इन चार्ल्स डिकेंस। अब विमेन के बारे में अगर आप लिख रहे हैं तो फिर आप देखेंगे कि उनका पोर्ट्रेल अच्छा दिखाया जा रहा है, नेगेटिव दिखाया जा रहा है, पॉजिटिव दिखाया जा रहा है, किस तरह से दिखाया जा रहा है। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, मार्क्सिस्ट अप्रोच, मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म, एक ये बना के भेज दिया उन्होंने टाइटल, एक साइकोएनालिटिकल क्रिटिसिज्म। साइकोएनालिटिकल क्रिटिसिज्म इज टू बिग, आप उसको, या मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म बहुत बड़ा है, उसके अंदर से आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा एक दो पॉइंट्स पे। आप इस तरह से नहीं कर सकते कि आप पूरा उसको एक ब्रॉड एक
वो ले आए। एक बड़ा राइटर तो जस्टिफाई कर सकता है, आप उसे जस्टिफाई ही नहीं कर पाएंगे। आप किस डायमेंशन में जा रहे हैं, आपका काम इतना ब्रॉड नहीं हो सकता है, उसको नैरो भी करना है, मगर इस तरीके से नैरो नहीं करना है कि आपके पास लिखने के लिए कुछ नहीं बचे। मसलन अगर एक बंदा ख्वाब में एक ख्वाब, जैसे नॉवल में एक ख्वाब देखता है कहीं पे, और सिर्फ एक ही ख्वाब है, उसके 2-3 वर्ड्स जो आपने सेलेक्ट किए, एक ही ख्वाब है, तो आप ख्वाब पे कितना लिख देंगे? मैक्सिमम आप 10 पेजेस लिख देंगे, 20 पेजेस लिख देंगे, 50 पेजेस लिख देंगे, 40 पेजेस लिख देंगे, मगर तब भी आपका काम पूरा नहीं हो रहा। मीन्स मैं पीएचडी की बात कर रहा हूँ। तो आपको स्पेसिफिक ऐसा टॉपिक लेना है कि जिसमें बार बार आपको रेफरेंसेस भी मिलें, कैरेक्टर्स जो है जिन पे बात कर रहे हो, जिनके बारे में डिस्कशन हो रही हो, और उनके ऊपर जो है फिर आर्ग्यूमेंट्स किए जा रहे हों, तब जाके आप सीख सकते हैं। इस तरह से नहीं आप करेंगे कि अब ये तो हो गया है वो पॉइंट। उसके बाद जो है साइकोएनालिटिकल क्रिटिसिज्म में अगर ड्रीम्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है तो ड्रीम्स के बारे में भी आप बात कर सकते हैं। इसी तरह से साइकोएनालिटिकल क्रिटिसिज्म में जो है ईगो के ऊपर या सुपर ईगो, कॉन्शियस, एड के बारे में, जहाँ पे नेगेटिव फोर्सेस जो है, नेगेटिव चीज़ें हैं, वो सारी की सारी उसके ज़रिए से आ जाएंगी। अब नेगेटिव फोर्सेस और पॉजिटिव फोर्सेस का जो कॉन्सेप्ट है, ये आपका रिलीजन में भी है और साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म में भी है। तो यहाँ पे आपके दो कॉन्सेप्ट इकट्ठे हो गए, वन इज़ रिलीजियस एंड वन इज़ साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म। जब आप इनके साथ ही इसमें मज़ीद अप्रोचेस शामिल कर देते हैं, या आप डिफरेंट तरीक़ों से चीज़ों को डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, से फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने इसमें लैंग्वेज के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, वर्ड्स और उनके मीनिंग्स पे काम करना शुरू कर दिया, तो आप ऑटोमेटिकली जो है वो किस में चले गए, स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में। तो आप स्ट्रक्चरलिस्ट एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिसिज्म भी साथ साथ कर रहे हैं। तो ये फिर एक्लेक्टिक अप्रोच बन जाती है कि एक से ज़्यादा थेरीज जो है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स जो हैं, आपने अपने थीसिस में, अपनी डिजर्टेशन में शामिल किए। होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। इसी तरह से फिर आप देखते हैं कि ये तो हो गए दो पॉइंट्स। अब मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म में क्या आएगा कि जहाँ पे वैल्यू ऑफ मनी की बात कर रहे हैं, आप क्लास कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, लोअर क्लासेस ऑफ सोसाइटी की बात कर रहे हैं, मिजरेबल पुअर की बात कर रहे हैं। मिजरेबल पुअर ये भी एक जो है टॉपिक हो सकता है। मिजरेबल पुअर इन चार्ल्स डिकेंस नॉवेल्स, तो वहाँ पे उनकी जो मिजरीज हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप डिस्कस कर रहे हैं। फिर ऑटोबायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म भी आप उसमें शामिल कर सकते हैं कि चार्ल्स डिकेंस का हिमसेल्फ जो है, एक जो पास्ट था वो मिजरेबल था एज अ चाइल्डहुड, जो एज अ चाइल्ड जो है ही हैड अ वेरी डिफिकल्ट पास्ट, तो जो लाइफ उसकी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को भी आप डिस्कस कर सकते हैं। फिर आप आ जाते हैं इसमें औरतों का रोल अगर आ जाएगा, या औरतों के ऊपर आप डिटेल्ड बात करेंगे, तो वो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म आ जाएगा। समटाइम्स ये होता है कि आप एक टॉपिक को उठा लेते हैं, आप मसलन रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया इन E.M. फॉस्टर, एक आपने अंग्रेज राइटर ले लिया, और एक जो है आपने पाकिस्तानी राइटर ले लिया या इंडियन राइटर ले लिया। तीन राइटर्स का आपने कंपैरिजन शुरू कर दिया। इंडियन राइटर जो है, फिर उसका रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे कि उसका बैकग्राउंड है, वो हिंदू की नज़र से देख रहा है। अगर वो मुसलमान इंडियन है तो वो किस नज़र से देख रहा है, पाकिस्तानी मुसलमान है तो वो किस नज़र से देख रहा है, पाकिस्तानी किसी और रिलीजन से ताल्लुक़ रखता है तो वो किस नज़र से देख रहा है, बेप्सी सिद्वा है जिस तरह है कोई भी, तो वो किस नज़र से देख रही है उनको। इसी तरह से अगर अंग्रेज़ है तो वो किस तरह से देख रहा है, अंग्रेज़ों को किस तरह से देख रहे हैं, मुसलमानों को किस तरह से देख रहे हैं, सिखों को किस तरह से देख रहे हैं, और हिंदुओं को किस तरह से देख रहे हैं, और सबकी एक ओवरऑल आपने फिर कंक्लूजन निकालना होता है कि दिस इज़ वेयर माई आर्ग्यूमेंट स्टैंड्स, कि मैं यहाँ पे मैं अपने आर्ग्यूमेंट को बेस कर रहा हूँ। इसका कंक्लूजन, इसका एंड ये है कि यहाँ पे कि यहाँ या ये प्रॉब्लम्स, इसकी राइटिंग में ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें नहीं हैं जो कि उस राइटर के अंदर हैं, उस राइटर के अंदर नहीं है। तो ये आप कंपैरेटिव स्टडीज़ में चले जाते हैं। तो बेशुमार तरीके होते हैं, कोई एक तरीका नहीं होता है कि आप उसको कहें कि जी मुझे तो बस यही आता है, तो उसके अलावा मैं कुछ सीख नहीं सकता हूँ। इसी तरह से साइकोएनालिटिकल क्रिटिसिज्म में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप पे भी आप बात कर सकते हैं। इसी तरह से आप मदर डॉटर रिलेशनशिप पे बात कर सकते हैं, मदर सन रिलेशनशिप पे बात कर सकते हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप पे बात कर सकते हैं। और साइकोएनालिटिकल क्रिटिसिज्म में आप जो है वो ऑब्वियसली नार्सिसिस्टिक अप्रोच पे बात कर सकते हैं कि खुद पसंदी कितनी है किसी के अंदर, वो सबसे ज़्यादा अपने आप को पसंद करता है, तो वो नार्सिसिस्टिक अप्रोच आ जाएगी। इसी तरह से एडिपस कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट वहाँ पे मौजूद है, ये जो सबसे ज़्यादा फेमस है उसमें। उसमें फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात आ जाती है, डार्विनियन कॉन्सेप्ट्स भी डेवलप हो जाते हैं
कि डार्विन ने जो है बात की कि कौन बंदा फिट है सर्वाइव करने के लिए, कौन फिट नहीं है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को भी आप थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। तो दे आर सर्टन डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स जिन पे आप डिबेट कर सकते हैं। अब एक आसान तरीका ये है कि जस्ट गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में चले जाएं, वहाँ जितनी भी किताबें पढ़ी गई हैं वो सारी की सारी डिजर्टेशंस हैं, या इन अदर वर्ड्स आप उनको डिजर्टेशन मान लें क्योंकि किसी ने किताब भी लिखी है तो उसका जो टाइटल है किताब का वो एक डिजर्टेशन बन सकती है। मसलन अगर किसी ने लिख दिया विमेन इन हार्डी, तो आप विमेन किसी और के राइटर के ऊपर काम करते हैं तो वो बात फिर बराबर हो गई। थॉमस हार्डी पे आप बात नहीं कर रहे हैं। पेनी बुमेला की एक बुक है लाइब्रेरी में, हमारी लाइब्रेरी में भी पड़ी हुई है, पेनी बुमेलाज विमेन इन हार्डी, 1982 में एज फार एज रिमेंबर पब्लिश हुई थी। तो विमेन इन हार्डी है, तो आप विमेन इन चार्ल्स डिकेंस, विमेन इन जेन ऑस्टन्स नॉवेल्स या कुछ भी, मगर उन पे काम हो चुका होगा पहले। आपने सिलेक्ट वो टॉपिक करना होता है जिस पे काम नहीं हुआ हुआ हो, ये आपने जहन में रखना है, खास तौर पे पीएचडी वर्क में। या फिर ये हुआ वो कि काम हुआ वो हो मगर आपका काम उससे डिफरेंट हो, आप डिफरेंट डायमेंशन में देख रहे हो। अगर आप डिफरेंट डायमेंशंस नहीं ला सकते हैं काम के अंदर, तो फिर आपका काम जो है वो वैलिड नहीं समझा जाएगा। वो कहेंगे कि पहले हमने वो काम पढ़ लिया तो हम आपका काम क्यों पढ़ें। और उसमें एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट आपने जहन में रखनी है वो ये है कि आप यू कैनॉट हाइड बिहाइंड द रिमार्क्स ऑफ द क्रिटिक्स, कि आप लोगों के रिमार्क्स लिखते जा रहे हैं कि फलां राइटर ने ये बात कर दिया, फलां राइटर ने ये बात कर दिया, फलां राइटर ने ये बात कर दिया, आपने इकट्ठा उठा के उन्हें अपनी डिसर्टेशन में लिख दिया। बट वेयर डू यू स्टैंड, आपका आर्ग्यूमेंट क्या, आप क्या कहना चाहते हैं। तो अगर आप या पाकिस्तान में करेंगे बी ऑनर्स तक तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि चल जाए, मगर ये है कि बाहर अगर आप किसी अच्छे जो है फॉरेन एजुकेशन के लिए कहीं जाते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें नहीं चलेंगी। आपका काम होगा, आप किसी का छापा नहीं लगा सकते हैं। तो मार्क्सिस्ट अप्रोच हो गई। इसी तरह फॉर्मलिस्ट अप्रोच में क्या है कि आप सेंटेंसेस को उसका हाउ इट इज़ रिटन तो उसके ऊपर आप फोकस कर लेते हैं। फिर आप आ जाते हैं न्यू क्रिटिसिज्म है, तो उसमें आप देखते हैं कि वो आप बेशक वो थेरेटिकल अप्रोचेस में नहीं आता, थेरीज में नहीं आता, मगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इमेजरी पे बात कर सकते हैं कि इमेजेस क्या क्या हैं, किस किस तरह से पोर्ट्रे किया गया है, या आप उसमें जो है वो सिंबल्स, मेटाफर्स, सिमिलीज पे बात कर सकते हैं। तो ये जो है वो लिंग्विस्टिक्स के स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं इस पॉइंट को। और इसी तरह से आप जो है उसकी जो पोएटिक डिवाइसेस हैं मुख्तलिफ, तो उन पे आप राइम पे या उस पर बात कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एक लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस किया जा सकता है किसी चीज़ को। फिर उसमें आप देख लेते हैं कि जिस तरह से मिथोलॉजिकल जो है फिगर्स या कॉन्सेप्ट ऑफ मिथोलॉजी या रोल ऑफ मिथोलॉजी, या जो गॉड्स एंड गॉडेसेस का जो कॉन्सेप्ट था, जो शेक्सपियर के ड्रामाज में जो है आपको रोमन गॉड्स एंड गॉडेसेस की बहुत डिटेल से जो है वो डिटेल्स आपको मिलती हैं। तो आपको वहाँ पे ग्रीक गॉड्स के नेम्स नहीं मिलते हैं। मसलन इन मैकबेथ जो है ही आर्ग्यूज के नेपट्यून्स ओशंस विल नॉट ऑब्वियसली क्लीन दिस ब्लड, वो जो ब्लड उसके हाथों पे है तो कहता है कि तमाम जो ओशंस हैं नेपट्यून के, नेपट्यून गॉड ऑफ ओशंस, तो उसके ब्लड जो है वो साफ़ नहीं कर सकते। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आप देखते हैं कि वो रोमन गॉड्स के नाम लेता है या क्यूपिड का नाम लेता है मिडसमनाइट स्ट्रीम में, या वो तो जिनसे आपको पता लगता है। अब रोम का जो है कॉन्सेप्ट मैं पहले बता चुका हूँ अपने पुराने लेक्चर में कि सबसे पहले जो है वो रोम ने हुकूमत की यहाँ पे, और 497 एडी में एल्बर्ट सी बॉक की किताब थी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, उसके अंदर एज फार एज रिमेंबर इट वाज रिटन के 497 एडी में इंग्लैंड हैड बिकम अ क्रिश्चियन कंट्री। यहाँ पे आपको डेट्स का थोड़ा सा फ़र्क मिलेगा। मेरे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी किया था, मैं उसका जवाब दिया था कि यहाँ पे अगर आप विकीपीडिया पे इंग्लैंड सिर्फ लिख के देखेंगे तो विकीपीडिया पे उसकी जो डिटेल्ड हिस्ट्री है आप उसको जाके पढ़ें तो वहाँ पे भी लिखा हुआ है कि इसमें डाउट है कि इस क्रिश्चियनिटी कब आई और कब इंग्लैंड क्रिश्चियन कंट्री बना, इसमें डेट्स में डाउट है। तो इसलिए आप जो है एग्जैक्ट डेट्स यहाँ पे फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए गलत ना समझें। अगर कोई बता रहा है तो आप थोड़ा सा उसमें ज़रूर इस बात को चांस दें कि हो सकता है कि वो भी उसने कहीं पढ़ा हुआ हो। तो हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म आप कर सकते हैं कि हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें डिपेक्ट की गई हैं और इस तरह से, और वहाँ पे नॉवल के अंदर क्या क्या जो है वो चेंजेस क्या क्या आपको फील हो रही हैं या क्या क्या चीज़ें डिपेक्ट की जा रही हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप थोड़ा सा उसको देख सकते हैं। उसके अलावा जो है फिर आप उसको
लाइब्रेरी में चले जाइए, लाइब्रेरी में जाके आप बुक्स के नेम्स देखना शुरू कर दें और वहाँ से आपको बहुत बड़ी लिस्ट मिल जाएगी कि जिन टॉपिक्स पे आप रिसर्च कर सकते हैं। कि लाइब्रेरी नहीं भी जाना है आपने, तो आप सिंपल क्या करें कि एक नेट पे लिखें बिब्लियोग्राफी ऑफ जो भी राइटर आपने लिखना है उसकी आप राइटर का नाम लिखते हैं, आपको उसकी पूरी लिस्ट आ जाएगी। उसके ऊपर जो बुक्स क्रिटिसिज्म की जो बुक्स लिखी गई हैं उनकी पूरी लिस्ट आ जाएगी, उसकी अपनी किताबों की भी जो उसने किताबें लिखी थी ऑथर ने, और जो किताबें उसके ऊपर लिखी गई हैं उनकी भी लिस्ट आ जाएगी राइटर्स के नामों के साथ। तो अब वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं उस राइटर के ऊपर जिसने काम किया है किसी ने, आप किसी और राइटर पर वो काम कर सकते हैं। मगर ये है कि ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि क्या उसके अंदर वो काम करने की गुंजाइश मौजूद है जिस पे आप काम करना चाह रहे हैं। मसलन अब जिस तरह विलियम गोल्डिंग है, उसका नावल लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में अब विमेन इन हार्डी अगर आपने कर लिया तो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में तो औरतें हैं ही नहीं, तो आप औरतों पे काम कैसे करेंगे लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में, यू कैन नॉट डू दैट। तो आपको वो राइटर जो है वो जब आप कोई सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक कर रहे हैं तो आपको जहन में रखना पड़ेगा कि यहाँ पे इस चीज़ के अंदर मुझे ये पॉइंट जो है मेरे जहन में रहना चाहिए कि मेरे काम के अंदर जो मैं काम सिलेक्ट कर चुका हूँ उसके अंदर ये चीज़ मौजूद हो जिस पे मैं काम करना चाह रहा हूँ। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर ये होता है कि लोग बहुत मुश्किल मुश्किल टॉपिक्स जो है बास टीचर्स बता देते हैं, तो उस पर जो है बच्चे जो है वो बच्चों को टॉपिक ही समझ नहीं आएगा तो वो किस तरह से रिसर्च करेंगे। तो आप इजी टॉपिक लें और उस पर काम अच्छा करें। मैं हमेशा यही कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि टॉपिक की सिलेक्शन जो है उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका टॉपिक आसान है, असल चीज़ क्या होती है कि आपका काम कैसा है उसके अंदर। तो जब तक आपका काम अच्छा नहीं होगा नोबडी विल केयर, नोबडी विल बॉदर कि आपको जो है वो उसको वो कहेगा कि तो बकवास चीज़ है, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। तो आपके काम की जो वर्थ है वो उसी वक्त होगी अगर उसके अंदर जो है ऑब्वियसली आपने अपनी एफर्ट, रिसर्च एफर्ट अपना आपने पूरा दिन रात लगाया, आपने मेहनत की है, तब जाके जो है वो आपका काम जो है वो बहुत अच्छा हो सकता है। मसलन कॉन्सेप्ट ऑफ ईवल है, कॉन्सेप्ट ऑफ गुड है, गुड एंड ईवल है। इसी तरह से कलोनियलिज्म पे आप बात कर सकते हैं, पोस्ट कलोनियल लिटरेचर पे बात कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप ब्लैक्स के बारे में, जो मिजरेबल कंडीशन ऑफ द ब्लैक्स एंड जो ब्लैक पीपल इन फ्लावर राइटर्स नॉवेल्स या ड्रामास जो भी हैं, तो उन पर भी आप काम कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप जो है वो पोस्ट कलोनियल लिटरेचर में मास्टर्स के बारे में बात कर सकते हैं, स्लेव्स के बारे में बात कर सकते हैं। एक तो ये होता है कि ब्लैक स्लेव्स जो हैं वो स्लेव्स नहीं रहे मगर उनकी कंडीशन स्लेव्स जैसी है। जिस तरह 1806 में इंग्लैंड में या 7 में लॉ पास हो रहा है कि स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया गया। 1876 में अमेरिका में लॉ पास होता है कि स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया जाए, ख़त्म किया जाए। मगर आप देखते हैं कि 1920s में भी स्लेवरी जो है वो इन वन वे और दी अदर सदर्न स्टेट्स ऑफ अमेरिका में चल रही है। या अगर वो स्लेव्स जो हैं वो आज़ाद हो भी चुके हैं न्यूयॉर्क वगैरह के नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, तो तब भी जो है उनकी कंडीशन वही की वही है। वो उन्हीं हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिन हालात में वो स्लेवरी के ज़माने में मौजूद थे। यानी कि वो ना इक्वल राइट्स इंजॉय कर रहे हैं, उनका वही स्टेटस है जो उनका पहले स्टेटस था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्लेवरी का कॉन्सेप्ट जो है किस तरह से आप उसको उसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं इसमें, कोई टॉपिक सिलेक्शन को इतना बड़ा इशू नहीं है कि जिस पे आप लेके इतने परेशान हो रहे हैं स्टूडेंट्स के, वो बार बार और हर दफ़ा होते हैं। वो कहते हैं सर मेरे समझ नहीं आ रहा कि हम टॉपिक क्या सिलेक्ट करें। तो ये एक चीज़ जो मैंने आपको बताई। अब इसमें समटाइम्स ये होता है कि आप एक राइटर को उठाते हैं और उस पर काम कर लेते हैं। मसलन 3 नॉवेल्स 4 नॉवेल्स आपने सेलेक्ट कर लिया, 3 नॉवेल सेलेक्ट कर लिए, 2 नॉवेल सेलेक्ट कर लिए, उसमें आपने डिटेल से बात कर ली। मसलन एक टॉपिक आपने सेलेक्ट किया चार्ल्स डिकेंस की विमेन, तो उसमें ग्रेट एक्सपेक्टेशंस का एक चैप्टर आपने बना लिया। अब ये एक आसान तरीका होता है कि जब आप सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक कर लेते हैं, मसलन विमेन के बारे में आपने बात कर ली है, चार्ल्स डिकेंस की विमेन के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप जो है एक तो आप ये है कि डायरेक्टली जो 3 चैप्टर्स आपने बनाने हैं, मिनिमम 3 चैप्टर्स आप बना लें, तो उनमें आप ना औरतों का जो है कोई पॉइंट्स औरतों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप डिस्कस कर लें। कोई ऐसी चीज़ें मसलन ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में अगर आप औरतों के बारे में बात करना चाह रहे हैं तो मिस हैविशम है। तो क्रूअल विमेन, अब यहाँ पे क्रूअल विमेन में सारी औरतें जो है जो क्रूअल हैं उनके बारे में आप डिपिक्शन कर देंगे, मगर उसके साथ ही एक जो है एक्सेप्शन मौजूद है जो उसकी बहन है पिप की, तो वो भी क्रूअल है। उधर से एक जो थी
लड़की जिससे बाद में जो शादी करता है तो वो थोड़ी सी जो है शी इज़ नॉट क्रूअल। बाकी जो है ज़्यादातर जो औरतें दिखाई गई हैं वो क्रूअल दिखाई गई हैं। तो दूसरा जो है अगर नॉवल है चार्ल्स डिकेंस का, उसमें कोई और कॉन्सेप्ट है तो आप उसको भी चैप्टर के हेडिंग के तौर पे दे सकते हैं। मगर साथ ही साथ आप इस तरह भी कर सकते हैं, अगर आपके लिए बिगनर हैं, आप अभी काम सीख रहे हैं, तो आप चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल्स के नाम ही चैप्टर्स के नेम के तौर पे लिखते हैं। मसलन ग्रेट एक्सपेक्टेशन एक नॉवल हो गया, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस एक चैप्टर हो गया। दूसरा जो है वो ब्लीक हाउस फॉर एग्जांपल। तीसरा जो है उसका क्रिसमस कैरल है, या कोई भी आप नॉवल उसका उठा लें, बिशमार नॉवेल्स हैं, तो उनमें आप जो है ओलिवर ट्विस्ट है तो आप उस पर जो है वो कर लें। फिर कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट में आप चले जाएंगे तो आप दो राइटर्स की औरतों को उठाएंगे और उनका कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट कर देंगे। बस जेन ऑस्टन की जो है हेरोइंस एंड चार्ल्स डिकेंस हेरोइंस, इनका कंपैरिजन कर लें आप। तो ये बहुत वसी एक पॉइंट है जिस पे आप जो है वो लिख सकते हैं, मगर मसला सिर्फ इतना है कि आप थोड़े से डर गए हैं। डरने की ज़रूरत नहीं है, आसान टॉपिक्स हैं, इतना मुश्किल नहीं होता है टॉपिक सिलेक्शन। अगर आप थोड़ा सा भी तवज्जो दे लें तो इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। अब इस तरह से है कि जिस तरह कॉन्सेप्ट ऑफ मैजिक है, मैजिक का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको मुख्तलिफ राइटर्स के अंदर के मिल जाता है, या समटाइम्स गोस्ट्स का कॉन्सेप्ट है गॉथिक लिटरेचर में, तो आप उस पर भी काम कर सकते हैं। बेशुमार गोस्ट स्टोरीज लिखी गई हैं तो आप उस पर काम कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है वो गोस्ट एंड स्पिरिट्स हैं, या जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कासल्स या डिपिक्शन ऑफ द कासल्स, किलों की डिपिक्शन किस तरह से की गई है, किलों को किस तरह से दिखाया गया। ज़्यादातर जो है वो गॉथिक लिटरेचर में डार्क किस्म के किले दिखाए गए हैं, रोशनी कम होती है, अंधेरे और वो सारा। तो आप गॉथिक लिटरेचर पे जो मेरे जो लेक्चर्स हैं आप जाकर उनको सुन लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि गॉथिक लिटरेचर में किले वगैरह किस तरह से दिखाए जाते हैं, तो उन पे आप काम कर सकते हैं। मैजिक पे काम कर सकते हैं आप। तो देयर सो मैनी थिंग्स। आप इसके लिए हिम्मत नहीं हारो, आप टेंशन नहीं लो। थिंग्स विल बी फाइन इफ़ यू जस्ट पे अटेंशन। थोड़ा सा बैठ के सोचेंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए थेरीज कितनी हैं, आप थेरीज अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मलिज्म है, स्ट्रक्चरलिज्म है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, मार्क्सिज्म है, साइको एनालिसिस है, पोस्ट कलोनियलिज्म है, हेर्मेनेटिक्स है। हेर्मेनेटिक्स में जो है रिलीजियस उनकी या बिब्लिकल जो है उनकी इंटरप्रिटेशंस आ जाती हैं। फिनोमिनोलॉजी है, उसके अलावा रीडर्स रिस्पॉन्स है, या रिसेप्शन थेरी जिसे कहते हैं। और उसके अलावा जो है वो फेमिनिज्म है, मार्क्सिज्म। तो बहुत सारी थेरीज हैं, आप किसी भी थेरी को उठा लें, उस पर रिसर्च कर लें, ये इट्स नॉट अ बिग डील। आपको इतना डरने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर कोई फिर भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपकी मदद कर दूंगा, मगर अब मेरा नहीं ख्याल है कि आप लोगों को किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम आएगी। आप दो तीन राइटर्स के ही अगर आप बिब्लियोग्राफी नेट पे ही देख लेंगे तो आपको एक ओवरऑल इमेज बन जाएगा या आइडिया हो जाएगा कि आपने किस डायमेंशन में काम करना है और किस तरह से काम करना है। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आप लिख सकते हैं, मैं आपको मज़ीद भी उसमें थोड़ा बहुत सजेस्ट कर दूंगा कि आप किस राइटर पे काम करना चाह रहे हैं या क्या उसमें पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। मैं कमेंट्स में ही हो सकता है कि आपको जैसे मुझे टाइम मिले तो मैं आपको बता दूँ। मगर ये है कि आप लोग जो है वो हिम्मत नहीं हारो और यू विल डू इट। इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। आप थोड़ा सा अगर टाइम दे दें तो ये मेरा नहीं ख्याल है एक आध दिन की भी नहीं मार रही है। तो अक्सर बच्चे आते हैं तो जिस तरह ऑफिस में आ जाते हैं तो मैं उसी बैठे बैठे दो चार टॉपिक्स बता देता हूँ कि ये देख लो ये देख लो, या वो लिख के ले आते हैं तो मैं कहता हूँ नहीं इसको इस तरह से नहीं करो, इस तरह से कर लो। तो ये आपका सुपरवाइज़र जो होता है उसके साथ आपकी एक डीलिंग होती है, आपका एक अंडरस्टैंडिंग होती है। अगर वो सुपरवाइज़र आपका कोऑपरेटिव है तो वो आपको ईजिली बता देगा कि अच्छा इसमें थोड़ी सी ये चेंजेस जो है आप कर लें। समटाइम्स मैंने पहले भी बताया था, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि समटाइम्स ये होता है कि आप एक डायमेंशन को उठाते हैं, आप उस पर काम शुरू कर देते हैं, मगर जब आपका सुपरवाइजर उस काम को पढ़ता है तो वो कहता है आपका काम उस डायरेक्शन में तो जा ही नहीं रहा है, वो दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। तो फिर वो ये करता है कि समटाइम्स आपका रिसर्च टॉपिक उस जिस डायरेक्शन में आप जा रहे थे उसको कोई और नाम दे देता है, तो आपके टॉपिक का नाम टोटली चेंज हो जाता है। जो आपने स्टार्ट किया था वो टॉपिक का नाम नहीं रहता है। वो कहता है कि आपने टॉपिक का नाम तो ये लिखा है, डिस्कस आप इस चीज़ को ज़्यादा कर रहे हो। मसलन औरतों के बारे में आपने बात की है, आप पैसे ही पैसे को डिस्कस किए जा रहे हैं, तो मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म ज़्यादा आ रहा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू के भी आपने जो है वो समटाइम्स इंसान जो है वो कॉन्शियसली लिख रहा होता है मगर अनकॉन्शियस को वो फाइंड आउट नहीं कर रहा होता है, तो अनकॉन्शियसली वो कुछ और लिख रहा होता है। तो आपने इस चीज़ को भी जहन में रखना है कि आपने
अपनी राइटिंग को जब इंसान लिख लेता है तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप जब लिख लेते हैं ना कोई चीज़, तो आप उसको दोबारा पढ़ना पसंद नहीं करते। तो आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ क्रिटिसिज्म में जैसे जैसे आप हायर एजुकेशन के तौर पे जाएंगे, एमफिल में जाएंगे, पीएचडी में जाएंगे, तो आपको बार बार अपने काम को भी पढ़ना पड़ेगा। और इसी तरह से एक दफ़ा आप रीडिंग करेंगे एक नावल की, उसके बाद फिर आप क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे उसके बारे में, फिर आप दोबारा उस नावल की रीडिंग करेंगे और अंडरलाइन करेंगे उन इंपॉर्टेंट बातों को, क्योंकि आपने उस वक्त तक टॉपिक सिलेक्ट कर लिया होगा और चैप्टर सिलेक्ट कर लिए होंगे। तो आप फिर उसकी पूरी एक लिस्ट बनाते जाएंगे, जो जो चीज़ें, जो जो कोटेशंस आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं, ताकि आप ज़रूरत पड़ने पे उन कोटेशंस को वहाँ पे ऐड कर सकें अपनी राइटिंग्स के अंदर। तो होप दिस हेल्प्स। और फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। और मेरे ख्याल से मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके अंदर कोई प्रॉब्लम रह नहीं गई होगी। तो पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म में भी इसी तरह से मैं आपको बता चुका हूँ कि ये पॉइंट्स हैं। वाइट्स का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट जो डिपिक्शन ऑफ द वाइट पीपल, तो इसके ऊपर आप डिबेट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर वो चाइना के बारे में लिखा गया तो आप चाइनीज़ पीपल के बारे में कर सकते हैं कि उन्होंने उनके बारे में क्या कहा है, या ब्लैक्स के बारे में, या इंडियंस के बारे में। तो जिस तरह से ये है तो डिपिक्शन क्या है उनकी, तो पोस्ट कॉलोनियल में ये भी एस्पेक्ट आ सकता है। दूसरा जो है उसमें लॉ एंड ऑर्डर, इस पर भी आप काम कर सकते हैं कि उस ज़माने, अब कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल, पोस्ट उसके बाद, कॉलोनीज़ के बाद का वाक़या जो क्रिटिसिज्म डेवलप हुआ या नॉवेल्स लिखे गए, और कॉलोनियल लिटरेचर कौन सा था जो उस ज़माने, जैसे एम फॉस्टर लिख रहा है तो उसने क्या लिखा, उस ज़माने क्या चल रहा था, तो उनका कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट में भी आप जा सकते हैं कि जिस वक्त तो यहाँ पे मास्टर थे और जिस वक्त वो यहाँ से छोड़ के चले गए, जब उनको यहाँ से जाना पड़ा, तो उसके बाद जो है किस तरह का क्रिटिसिज्म प्रोड्यूस हुआ, या लोगों ने किस तरह से लिखा, उनको किस नज़र से देखा, जब वो यहाँ पे रहते थे तब किस नज़र से देखते थे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों को भी आपने जो है वो निगलेक्ट नहीं करना। मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म में भी ऑब्वियसली मैं आपको बता चुका हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर जहाँ पे आ जाएगा। अब पावर का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है, या वो जो है डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। वो एक अनकॉन्शियस कॉन्सेप्ट जो है वो भी पावर के सेंस में आता है, जिस सेंस में आपको, अगर आप फॉर्मलिज्म का लेक्चर जो है मेरा सुन लें, फॉर्मलिज्म, तो उसमें मैंने ये कॉन्सेप्ट इन द एंड ऑफ द लेक्चर मैं डिस्कस किया हुआ है। इसको पूरा लेक्चर आप सुनेंगे तो आपको एंड में पता लग जाएगा कि वहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ पावर जो है वो किस तरह से होता है, कि इंटेलेक्चुअल पावर किस तरह से है, लोगों के माइंड्स को किस तरह से कैप्चर किया जा रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू का भी जो है वो डिस्कस किया जा सकता है। तो वो मार्क्सिज्म में आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो ये चीज़ें आपने डिस्कस करनी होती हैं, या इन चीज़ों पे आपने गौर करना होता है। तो कोई बंदा किसी नज़रिए से देख रहा होता है, कोई बंदा किसी और नज़रिए से देख रहा होता है, एक ही पॉइंट होता है उसको, मगर उसमें जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं दे आर डिफरेंट। तो आई थिंक दैट्स इनफ। और अगर कोई स्टिल कोई बात है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।